AICCৰ স্পোক্সপাৰ্চন অসমৰ ইনচাৰ্জ কমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মহিমা সিংজী আছে, লগত মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কো চেয়াৰমেন কুশল শৰ্মা আছে, গোপাল শৰ্মা আছে। আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেজ কৰিব খুজিছোঁ আৰু আপোনালোক ইমান প্ৰতিকূল বতৰটো অহাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কাভাৰেজ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমি। মই মহিমাজীক প্ৰেছ কনফাৰেন্স ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आज यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो आप सब लोग लगभग मेरा परिवार बन गए हैं। पिछले 4 महीने से आप सबके साथ में काम करने का अवसर मिला है और पूरा असम देखते हुए और असम के मुद्दे देखते हुए, देश भर के मुद्दों के साथ उन्हें जोड़ते हुए आज ये अवसर आया है कि इस चुनाव का जो टर्निंग पॉइंट है, जो मोड़ है, जो पिछले 2 जो फेजेस रहे हैं इस चुनाव के, उसके बाद आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री और भाजपा देश को क्या तस्वीर दिखा रही है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं ये ज़रूर जाहिर करना चाहूँगी कि आज मैं मात्र एक कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से या कांग्रेस की कम्युनिकेशंस कोऑर्डिनेटर होने के नाते से बात नहीं करने जा रही। आज मैं असम के मुद्दों के साथ, असम में रहते हुए इस देश के मुद्दों के साथ उसी तरह से पीड़ा महसूस करती हूँ जैसे इस देश का हर एक नागरिक, असम का हर एक नागरिक करता है। पिछले 4 महीने से मैं आपकी उन्हीं सड़कों पर चली हूँ, मैंने वही समस्याएं देखी हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो इन दिनों प्रधानमंत्री जी के बहुचर्चित भाषण सुनते हुए मुझे एक गाना याद आया जो बचपन में मेरे माता पिता मुझे सुनाया करते थे। बहुप्रचलित हिंदी का गीत है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। और भारत का एक नक्शा आपके सामने यहाँ हमने पेश किया है। आज इस नक्शे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम भारत की उस झांकी पर चर्चा करेंगे जिसे नफरत ज़दा विचारधारा वाली भाजपा हम सबके सामने आज पेश करने पर आमादा है। आज 10 साल इस देश के ऊपर राज करने के बाद भाजपा आपके हमारे मुद्दों पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, कानून व्यवस्था पर, पीने के पानी पर, टूटी हुई सड़कों पर चर्चा न करते हुए आखिर चर्चा किस चीज पर कर रही है? भाजपा आज चर्चा कर रही है मंगलसूत्र के ऊपर, धर्म के ऊपर। और अभी तो कल हमने हद तो तब देखी जब प्रधानमंत्री भैंस के ऊपर चर्चा करने लग गए। वो एक अलग बात है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भाजपा को कहना पड़ेगा कि गई भैंस पानी में, लेकिन आज हमारे सामने जो भारत की तस्वीर है जिसे हम सब यदि देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि डबल इंजन राज में, भाजपा के डबल इंजन राज में भाजपा का नक्शा कुछ इस तरह का दिखता है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, जिसमें मोदी के भाषण नफरत से भरे हैं क्योंकि ये सरकार और प्रधानमंत्री सच से बिल्कुल परे हैं और सारे के सारे भाजपाई एकदम से डरे हैं। मैं आपको भारत की सैर, जैसा मैंने कहा कि आज हम भारत की झांकी देख लेते हैं और आखिर भाजपा क्यों डरी हुई है, मुद्दों से दूर जाकर ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति करने पर आखिर क्यों आमादा है। जरा लद्दाख से शुरू हो जाएं और कन्याकुमारी तक चले तो आपको और हमें संक्षिप्त में ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मुद्दों से हटकर ये नफरत की राजनीति, ये डर की राजनीति, ये ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों शुरू हो गई है हाल ही में। लद्दाख में चलिए, लद्दाख से शुरू होते हैं। आधे से ज्यादा लद्दाखी आज सड़कों पर हैं और भाजपा के झूठ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लेकिन हमें कहीं कन्वेंशनल मीडिया में नहीं दिखाई देता, मोदी मीडिया इसे नहीं दिखाता, क्योंकि
वो उनकी कल्पना का या जैसा वो चाहते थे वैसा लद्दाख नहीं है। वो चाहते थे उनके झूठ पर विश्वास करके लद्दाख एक बार फिर उन्हें वोट दे दे, लेकिन आज सच्चाई उनके सामने है। उसके नीचे आ जाइए जम्मू कश्मीर, जहां आप जानते हैं कि किस तरह से असंवैधानिक तरीके से वहां पर कार्रवाई की गई थी 2019 में, और आज लगभग 10 साल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अपने सहयोगियों को तो भाजपा ने धोखा दिया ही था, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनाव नहीं करवाया गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस से डर गई भाजपा, क्योंकि किस तरह से भाजपा को वहां से खदेड़ा गया ये पूरा देश जानता है पिछले चुनाव में। और जब भाजपा ने देखा कि कांग्रेस तो एक के बाद एक गारंटियां पूरी कर रही है, तो हिमाचल के अंदर ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन विफल हो गए। उत्तराखंड में कौन नहीं जानता कि किस तरह से जोशीमठ के अंदर परिवारों को 650 के आसपास परिवारों को अपने घर खोने पड़े, क्योंकि भाजपा ने अवैध तरीके से अपने पूंजीपति मित्रों को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। उसके बाद सिलक्यारा टनल का जो वहां पर बहुत बड़ा एक सामने आया, एक एक्सीडेंट हुआ, कितने दिनों तक हमारे श्रमिकों को वहां फंसे रहना पड़ा, इससे भी आज कोई नावाकिफ नहीं है। फिर उसके नीचे आ जाइए उत्तर प्रदेश। इससे पहले उत्तर प्रदेश पर चलूं, उत्तराखंड की जिस सिलक्यारा टनल का मैंने अभी जिक्र किया, उस सिलक्यारा टनल को बनाने वाली जो कंपनी थी जिसे भाजपा द्वारा गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो चुनावी बॉन्ड में, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो डोनर्स हैं, जो चंदा दो धंधा लो के लाभार्थी हैं, उनमें से एक थी सिलक्यारा टनल की बनाने वाली कंपनी। उत्तर प्रदेश में हाल ही की बात है, हमारी यात्रा वहां से गुजर रही थी और लाखों छात्र, लाखों युवा एक पेपर लीक का शिकार हुए, पर कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं, यूपीपीएससी का पेपर लीक हुआ। और ऐसे ही सैकड़ों पेपर्स भाजपा द्वारा शासित राज्यों के हमने देखा कि लीक होते रहे। दिल्ली आ जाइए फिर उत्तर प्रदेश से नीचे। दिल्ली के अंदर भी आज तो सब जानते हैं कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को किस तरह से जेल के अंदर रखा गया है, क्योंकि पूरी तरह से डरी हुई है भाजपा कि अगर इन जन नायकों को बाहर रहने दिया तो भाजपा का पत्ता तो बिल्कुल साफ है। फिर दिल्ली से चलते हुए जब आप राजस्थान पहुंचेंगे, तब आप भूल नहीं पाएंगे कि अभी हाल ही में जब वहां चुनाव पूरा हुआ, विधानसभा का चुनाव, तो एक बाइपोल होना था करणपुर सीट का। भाजपा ने करणपुर सीट से जिस उम्मीदवार को उतारा, जनता द्वारा जीत की मोहर लगाए जाने से पहले ही उसे मंत्री घोषित कर दिया, और उसके बाद मजाक का पात्र बन गई भाजपा पूरे देश में, जब सुरेंद्र पाल टीटी, जिनको वहां से उम्मीदवार बनाया था भाजपा ने, उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। छोटी मोटी हार नहीं, बहुत बड़े गैप से हारे, और मंत्री पद तो गया ही, लेकिन भाजपा किस तरह से जनमानस का उपहास करती है, उसे हल्के में लेती है, भाजपा के इस रवैये के ऊपर करारा तमाचा लगा राजस्थान की जनता के द्वारा। फिर राजस्थान से नीचे आ जाइए, भारत के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी जो इंदौर कांड हुआ, उसे कौन नहीं जानता। इंदौर के अंदर आपने न सिर्फ ये देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर दबाव बना के किस तरह से अक्षय बम को नामांकन वापस लेने पर विवश किया गया, बल्कि ये भी देखा कि किस तरह से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उन्हें घेरे हुए पूरी घेराबंदी में लेकर गए, नामांकन वापस दिलवाया, और घेराबंदी में कि हवा का कतरा भी उसमें घुस ना सके, वापस उन्हें गाड़ी के पास लेकर गए और गाड़ी में बिठाकर ले जाकर भाजपा ज्वाइन कर। ये है मध्य प्रदेश में भाजपा का हाल। और चुनाव से पहले ही मन में हारी हुई भाजपा ने किस तरह से वहां दबाव बनाने का काम किया, इससे आज कोई नावाकिफ नहीं है। फिर चलिए मध्य प्रदेश से चलते हुए गुजरात पहुंच जाते हैं, और गुजरात के अंदर जो क्षत्रियों का ये बहुत धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर खेलने वाली जो पार्टी है भाजपा, आज इसलिए घबराई हुई है गुजरात के अंदर क्योंकि लाखों क्षत्रिय भाजपा के विरुद्ध सड़कों पर हैं। राजकोट में 2 बड़े आंदोलन, जहां पर
1-2 लाख नहीं, 10-15 लाख के आसपास क्षत्रिय इकट्ठे हुए और एक आवाज में कहा कि भाजपा को उखाड़ कर फेंक देंगे। शायद यही दबाव रहा होगा कि सूरत कांड करवाना पड़ा भाजपा को। फिर चलिए गुजरात से आगे चल पड़ते हैं। शायद कहीं तो भाजपा का कोई ऐसा नमूना मिले जहां लगे कि वो लोकतंत्र में आस्था रखते हो। लेकिन जब हम झारखंड की ओर देखते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री को जेल में पाते हैं और ये पाते हैं कि किस तरह भाजपा ने सोचा था कि मुख्यमंत्री के ऊपर आघात करेंगे और सरकार को वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, ऑपरेशन लोटस कर लेंगे, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि भाजपा का डर अगले राज्य की तरफ चलते हुए और ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि अगला राज्य है बिहार, जहां किसी तरह जोड़ तोड़ करके सुशासन बाबू नीतीश कुमार को अपने साथ ले तो आए, लेकिन नीतीश कुमार तो मजाक का एक पात्र बने ही हैं, पर आज भाजपा भी मजाक का पात्र बनी हुई है, क्योंकि बिहार के अंदर न सिर्फ सुशासन बाबू की चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन सारे दलित, अति पिछड़े, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं एक आवाज में आज भाजपा के खिलाफ नारा लगा रही हैं और भाजपा के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, भाजपा को हराने का मन बना चुके हैं, क्योंकि बीते 10 साल में एसटीज के ऊपर जो यातनाएं हैं, जो शोषण है, जो अपराध है, वो रिकॉर्ड से आंकड़ों के हिसाब से 48% बढ़ा। फिर चलिए बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल चल पड़ते हैं। बंगाल के अंदर बहुत पुरानी बात नहीं है, बंगाल के अंदर आज जो माहौल है वो भाजपा की उस मानसिकता के खिलाफ है जिसने पवन सिंह जैसे एक महिला विरोधी को, और शर्म आती है ये कहते हुए, लेकिन अब अपनी जनता को जागृत करने के लिए याद दिलाना आवश्यक है, बंगाल वाली माल जैसी फिल्मों का, जैसी कृतियों का जिसने क्रिएशन किया, ऐसे पवन सिंह को टिकट देने का काम भाजपा ने किया था, लेकिन फिर मुंह कहां छुपाएं समझ नहीं आया। जब पूरे बंगाल से विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, तो फिर चुपचाप पवन सिंह को अपना वहां से नामांकन भरने से पहले ही वापस लेना पड़ा, पीछे हट जाना पड़ा। और आज पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ कि आज बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस, जिन्होंने 2019 में भाजपा ज्वाइन की थी, वैसे तो राज्यपाल, राष्ट्रपति ये संवैधानिक पद होते हैं, लेकिन भाजपा के दौर में इन संवैधानिक पदों का किस तरह राजनीतिकरण हुआ है ये आज आपसे हमसे छुपा नहीं है। आनंद बोस के ऊपर, बंगाल के राज्यपाल के ऊपर आज यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का एक मामला दर्ज हुआ है। और ये हम किसी आम नागरिक की बात नहीं कर रहे, राज्यपाल की बात कर रहे हैं जो भाजपा के नेता रहे हैं। तो बंगाल ने मन बना लिया है कि भाजपा को कोई वोट नहीं देने जा रहा है। पूर्वोत्तर जहां हम बैठे हैं, जो पिछले 4 महीने से लगभग मेरा घर है, यहाँ अभी 2 दिन पहले हमारी नेता प्रियंका गांधी आई और उन्होंने सारे मुद्दे बताए, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे माफिया हो। और आज एक और बात उसमें जोड़ते हुए मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि पुलिस राज, इस बीच में हमारे लीगल सेल के जो अध्यक्ष हैं मनोज भागवत जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, और ये इसलिए ज्यादा उपयुक्त हो जाता है क्योंकि मैं अभी पुलिस राज की बात करने जा रही थी। इस देश में संविधान का राज है, अभी तक तो हम मानते हैं, कम से कम हर नागरिक यकीन करता है कि आज तक तो हमारे देश में संविधान का ही राज है, लेकिन असम के अंदर हमें लगता है जंगल राज, पुलिस राज चल रहा है। रात बेरात जिसे मन आता है उठाते हैं, अपनी जीप में डालते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, कोई सीमा नहीं है, कोई संविधान का, मूल्यों का ख्याल नहीं है आज असम के अंदर, ना पुलिस को, ना सरकार को। और उसी तरह से आज पूरा 1 साल हो गया है दोस्तों, बहुत दुखी मन के साथ, बहुत क्रोध के साथ अपनी सरकार के, डबल इंजन सरकार के विरुद्ध मैं हर मणिपुरी के उस भावना को आज आपके सामने रख रही हूँ। 3 मई का दिन, पूरा 1 साल हो गया, लेकिन न प्रधानमंत्री वहां गए, पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, न वहां गए, न वहां के विधायकों की बात सुनी, न वहां के सांसद को मणिपुर की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, चुप है। और हम बार बार कहते हैं चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री।
पूर्वोत्तर से होते हुए जब आप उड़ीसा की तरफ चलते हैं, रिकॉर्ड तोड़ गरीबी आज अगर इस देश में कहीं पर है और वहां भाजपा और भाजपा की बी टीम का राज है, तो वो उड़ीसा है। उड़ीसा से महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं आज भाजपा वाले, और जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो है वहां का मराठा प्रदर्शन। सारे मराठा, दलित, आदिवासी तो एक थे ही, सारे मराठा भाजपा के खिलाफ आज एक आवाज में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आज हमें इस लोकतंत्र को बचाना है और भाजपा को दोबारा यहाँ आने नहीं देना। टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करने वाली भाजपा टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर तो कोई आंकड़े दे नहीं पाई, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर परिवारों के टुकड़े टुकड़े जरूर कर डाले। तो महाराष्ट्र खिलाफ है। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी चुनकर आई है भाजपा की सरकार और वहां पर हसदेव कोल माइंस का मुद्दा गर्म है। हसदेव कोल माइंस जहां भाजपा अपने मित्रों की मदद करते हुए वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके अधिकारों पर किस तरह से आघात कर रही है, सबको विदित है। तेलंगाना आप सभी जानते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा तो तेलंगाना ने अभी हाल में ही लगाया है। उसी तमाचे का 2.0 वर्जन अब लगने जा रहा है। आंध्र प्रदेश, भाजपा और टीडीपी मुस्लिम रिजर्वेशन की गारंटी दे रहे हैं आंध्र प्रदेश में। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केंद्र के अंदर पूरे देश भर में भाषण देते हुए हमारे प्रधानमंत्री आखिर क्या बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है, कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात करेगी। ये सच्चाई है। आप मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी का, जिसके अंदर बाकायदा भाजपा के सहयोगी ने ये लिखा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को बरकरार रखेंगे। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मौजूदा वहां पर है और उसे बरकरार रखेंगे, उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात भाजपा और उसके सहयोगी असल में करते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। फिर गोवा चलिए, गोवा के अंदर आप जानते हैं कि किस तरह की बड़ी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सोसाइटी है, समाज है। फेडरल स्ट्रक्चर इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी राज्यों में बहुत मजबूत है, लेकिन वहां आप देखते हैं कि केंद्र सरकार तो वहां से विमुख है ही, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को पन्ना प्रमुख बनाने की नौबत आ गई। तो गोवा जैसे प्रदेश में, जिसे माना जाता है बहुत प्रॉस्परस प्रदेश है, समृद्ध प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री को महज एक पन्ना प्रमुख, प्रधानमंत्री खुद तो स्टार कैंपेनर बने घूमते हैं, और गोवा के मुख्यमंत्री को पन्ना प्रमुख बना के छोड़ दिया, तो इसलिए भाजपा की जो अंदरूनी टूट वहां पर है, जिसके चलते मुख्यमंत्री महोदय को खुद ही पन्ना प्रमुख बनने का काम भी करना पड़ रहा है, वो भी आज जग जाहिर है। कर्नाटक आप जानते हैं, एक बार फिर करारा तमाचा वहां की जनता ने, वहां की जो 40% कमीशन सरकारा को जो नारा देते हुए भाजपा को खदेड़ा था, उसी का एक और वर्षन हम देखने जा रहे हैं। कर्नाटका का जो मूड है, जो पूरा का पूरा माहौल है भाजपा के विरोध में है आज। तमिलनाडु के अंदर किस तरह गवर्नर को विधानसभा के ऊपर, विधायकों के ऊपर, विधायकी के ऊपर बिठाने की कोशिश की गई, का प्रयास किया गया, ये भी सबको मालूम है। और तमिलनाडु का मूड भाजपा के विरुद्ध है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं। और अंततः, इससे पहले कि मैं अपनी आज की बात के दूसरे पड़ाव की ओर चलूं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो दमन दीव हो, लक्षद्वीप हो, पौंडीचेरी हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो या चंडीगढ़ हो, वहां किस तरह से केंद्र सरकार का अतिवाद बढ़ा है। केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण को अधिक से अधिकतम करने की कोशिश की है, वो भी हमसे छुपा नहीं है। यहाँ तक कि चंडीगढ़ के बारे में तो, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के बारे में तो सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ गया था दैट वी विल नॉट टॉलरेट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये सारी जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये 2024 गत 4 महीने का सूरत हाल है। चुनाव शुरू हुआ
उससे 1-2 महीने पहले से देश के अंदर ये माहौल बरकरार है, बना हुआ है। तो इसलिए अब भारत का नक्शा तो आपने नए स्वरूप में देख ही लिया। जो भाजपा विरोधी नक्शा आज पूरे देश में मौजूद है, लेकिन आपको दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि दिखाया नहीं जाता, इसलिए हमने स्पष्ट तौर पर ये नक्शा इस तरह से बनाकर आपको पेश किया है और आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी हम लोग मुहैया करवा देंगे आपके ग्रुप्स में। आपको सॉफ्ट कॉपी इस नक्शे की भी और इस नोट की भी हम भेजेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब मैं बिल्कुल ठोस चंद बिंदुओं में कुछ बात करूंगी। हमारे इतिहास में आज तक पहली बार भाजपा के राज में क्या क्या हुआ। हमारे प्रधानमंत्री पिछले 500 वर्ष की बात करते हैं और आने वाले 1000 वर्षों की बात करते हैं, लेकिन एक नजर इस बात पर डाल लेते हैं कि आखिर भारत के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ और जो कहा जाता है ना मोदी है तो मुमकिन है, वो मोदी के होने से इतिहास में पहली बार ये सब मुमकिन हुआ। क्या? पहली बार भारत के इतिहास में 10 वर्षीय जनगणना यानी कि सेंसस नहीं हुआ और मुंह छुपाया भाजपा सरकार ने कोविड के पीछे। कोविड को बीते कितने साल हो गए आज? 4 साल। उसके बाद G20 कराया और अपनी छाती को खूब थपथपाया, लेकिन जनगणना नहीं कराई क्योंकि वो आपके और हमारे हकों की बात है, अधिकारों की बात है और उससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से। दूसरा, इतिहास में पहली बार सत्ता में बैठी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा घोटाला 8500 करोड़ का घोटाला किया, जिसको कि भाजपा के अपने नेताओं ने और हमारे देश की वित्त मंत्री के पति परकला प्रभाकर ने पुकारते हुए कहा कि ये देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और मैं याद दिला दूं कि वित्त मंत्री के पति सिर्फ सीतारमण जी के पति परकला प्रभाकर पहले भाजपा के प्रवक्ता हुआ करते थे। आज वो बता रहे हैं कि इस घोटाले की सच्चाई क्या है। तीसरा, अमीर और गरीब के बीच की खाई दोस्तों आज पहली बार ब्रिटिश राज में भी इतनी नहीं थी, सबसे बड़ी है। और उसका आंकड़ा क्या है कि भारत की 40% संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति पर मात्र देश की 1% आबादी का अधिकार है। और वो 1% आबादी कौन है? देश के मात्र 22 लोग। मुझे उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नेता रोज लेते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले उनके करीबी अजीज पूंजीपति मित्र। चौथा, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और हम चुनौती देते हैं अपने प्रधानमंत्री को कि अभी भी वक्त है करके दिखाएं। प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया हो 10 साल में, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री के पास 10 वर्ष पूरे होने से पहले, इससे पहले कि वो आउटगोइंग पीएम बने, एक प्रेस वार्ता करके कम से कम इसको तो बदल ही सकते हैं। पांचवा, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, भारत के राष्ट्रपति का इतना घोर अपमान। इस देश में संसद का उद्घाटन किया गया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। इस देश के अंदर बड़े बड़े काम और जो भी किए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। और यहाँ तक कि अभी हाल में आपने देखा होगा एक प्रोपेगेंडा के तहत जब अपने पुराने नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने गए तो कुर्सी पर लाल कृष्ण आडवाणी भी बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे, लेकिन क्या हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्या वहां बैठी हुई थी? वो उनके बगल में एक सेवक के तौर पर खड़ी हुई दिखाई दी कि न सिर्फ इस देश के हर नागरिक पर बल्कि इस देश के हर आदिवासी और हर महिला के ऊपर तमाचा था। कि सिर्फ दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए आप एक महिला को, आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके बाद हर अवसर पर उनका ऐसा तिरस्कार करते हैं, खुद सिंहासन लगाकर बैठते हैं और उन्हें अपने बगल में खड़ा रखते हैं। ये है प्रधानमंत्री की गरिमा, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं। छठा, पहली बार इस देश के इतिहास में 141 सांसदों को निष्कासित किया गया, ये पहली बार।
सातवां, पहली बार इस देश के इतिहास में अन्नदाता के साथ सरकार ने जंग छेड़ दी। उसके ऊपर कभी वाटर कैनन्स चलाए, कभी आंसू के गोले उसके ऊपर बरसाए, कभी रास्ते में कीलें बिछा दी, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। कौन से मुंह से कहते हैं? आठवां, चुनाव आयोग के मतदाताओं की संख्या, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई, और यहां तक कि जो वोट परसेंटेज के आंकड़े थे वो 7-8 दिन के बाद निकल के विपक्ष के द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद सामने आए, और उसके अंदर भी इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अंतर पाया गया चुनाव के दिन से कि 7% फर्क है। ये इलेक्शन मैनेजमेंट न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। नवा, इतिहास में पहली बार जो प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ परोस रहे हैं और चुनाव आयोग उसके ऊपर चुप है। प्रधानमंत्री नफरत फैलाकर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो हम सब ये सोचने पर मजबूर हैं कि आईटी सेल का काम भी प्रधानमंत्री ने खुद ही संभाल लिया है क्या। 11वां, रुपया आज अपने सबसे निम्न स्तर पर है भारत के इतिहास में। 12वां, इनकम टैक्स से होने वाली आमदनी भारत सरकार में, आज से पहले हमेशा ऐसा हुआ है इतिहास में कि कॉर्पोरेट टैक्स से जो आमदनी आती है वो इनकम टैक्स से आने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा होती है। ये पहली बार है इतिहास में कि कॉर्पोरेट टैक्स से जो आमदनी आ रही है वो बहुत कम है। इसका भी मैं आप लोगों को एक ग्राफ अवेलेबल करा दूंगी, आप लोग खुद देख सकते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स तो माफ है और इनकम टैक्स उससे कहीं ज्यादा लिया जा रहा है आपके और हमारे जैसे आम लोगों से। सबसे ज्यादा भाजपा के जो भाजपा का की जो यातना है उससे आज कोई त्रस्त है तो वो मिडिल क्लास है, तो वो गरीब तबका है। वो गरीब तबका जिसके ऊपर भाजपा और नरेंद्र मोदी हरा पर्दा डाल देते हैं। जब जब देश के अंदर कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो गरीबों के ऊपर हरा पर्दा डालना आसान है और उनकी बात करना बहुत मुश्किल है। 12वां, 13वां, एक पार्टी की संपत्ति, पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों इस देश में कि 10 साल पहले जिस पार्टी की, भाजपा की कुल संपत्ति 122 करोड़ थी, 10 साल में बढ़कर 6500 करोड़ के आसपास हो गई। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। शायद मैं 6500 करोड़ भी कम बोल रही हूँ, पुराना आंकड़ा है। जो लेटेस्ट आंकड़ा सामने आएगा वो इससे भी कहीं ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 8500 करोड़ का तो उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला ही है। 14वां, कानून व्यवस्था आज सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। जैसा मैंने कहा कि पुलिस राज जैसा माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री के इशारे पर संविधान के ऊपर ये इतिहास में पहली बार है कि क्रमवार तरीके से आघात हो रहा है, अटैक किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की अनदेखी की जा रही है, ये भी इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या फैसला दिया गया था, लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने उसे किस तरह से मैनिपुलेट किया, और आज जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स बैठे हुए हैं उनके चयन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और वो प्रश्न चिन्ह सार्वजनिक है। 600 वकीलों द्वारा चिट्ठी लिखवा करके सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध एक माहौल बनाने की कोशिश की भाजपा ने। प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बारे में ट्वीट भी किया। ये भी इतिहास में पहली बार है कि वकीलों को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपालिका के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया। हम 2 वकील इस पैनल पर बैठे हुए हैं और हम ये जानते हैं कि उन 600 वकीलों में ज्यादातर जो भाजपा के पक्ष के वकील थे, राजस्थान या दूसरी जहां सरकारें भाजपा की है वहां के वकील थे, ये भी सर्वविदित है। और अंततः दोस्तों, असम के मेरे भाई बहनों, मेरे सह भारतवासियों, आप सबके साथ मिलकर के मैं आप सबके सवाल आज इस मनमानी करने वाली सरकार से पुरजोर आवाज में पूछना चाहती हूँ। हमारे पास 11 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री संविधान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? ये हर भारतीय आज प्रश्न उठा रहा है।
हर भारतीय आज ये भी पूछ रहा है, क्या वकीलों को हथियार बनाकर भाजपा न्यायालय का मुंह बंद कर देना चाहती है? आज हर भारतीय ये भी पूछ रहा है कि क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लो धंधा दो का सौदा करके हमारे जीवन को खतरे में डालकर हमारे जीवन का सौदा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भाजपा हम हर भारतीय को ये भी बताए कि क्या ये चंदा दो धंधा दो की वजह से ही नहीं है कि दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं। चंद महीनों के अंदर ही कुछ दवाइयों के दाम किस तरह से बढ़े वो आंकड़ों में मौजूद है, वो आंकड़े भी हम आपको देंगे। आज हर भारतीय ये भी पूछता है इस डबल इंजन की सरकार से कि हमारी जमीनें क्या इस सरकार से सुरक्षित हैं? असम में मैं बैठी हूँ और यहाँ भू माफिया कैसे चलता है, जिसकी पुश्तैनी जमीन पर मन करता है भाजपा सरकार कब्जा कर लेती है, आपके मुख्यमंत्री कब्जा कर लेते हैं। हमारी जमीनें क्या सुरक्षित है? हम भाजपा सरकार से ये पूछना चाहते हैं। फिर हम भाजपा सरकार से सब भारतीय ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या भाजपा को वोट नहीं देने पर, क्या भाजपा को वोट नहीं देने पर हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, जैसा करीमगंज में हमने सुना और देखा? कथित तौर पर वहां से ये खबरें आई, वहां की जनता ने ये आवाज उठाई कि उनको कुछ वन अधिकारियों ने ये कहा कि अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। हम हर भारतीय आज ये भी पूछना चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ रहेंगे तो क्या हमारे घर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमारे साथ बुलडोजर जस्टिस किया जाएगा? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी मित्रों को, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो और आज प्रज्वल रेवन्ना को देश से भागने के लिए, भगौड़े बनने के लिए भाजपा कानून प्रणाली को अपनी कठपुतली बनाकर इसी तरह से मदद करती रहेगी? क्या कोई भी अपराधी इस तरह से देश से भाग सकता है क्या? आज हम ये भी पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि मित्रों पे करम, जनता पे सितम। क्यों अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है? क्या अगले 1000 साल में भी ये खाई बढ़ पाएगी, जिसे आपने ब्रिटिश राज के दौर से भी ज्यादा बढ़ा दिया है? आज हर भारतीय ये भी पूछता है भाजपा से कि क्या हमारे विकास का हिसाब भाजपा दे सकती है, नरेंद्र मोदी दे सकते हैं? हमें हमारे विकास का आज हिसाब चाहिए। क्या 500 वर्ष पहले के इतिहास और 1000 वर्ष बाद के भविष्य से निकल करके प्रधानमंत्री वर्तमान में आने की कृपा कर सकते हैं क्या? आज हम ये भी पूछना चाहते हैं और अंतिम 2 प्रश्न करके आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं हाजिर हूँ। हम ये भी पूछना चाहते हैं आज अपने प्रधानमंत्री से, क्या मेरा आपका किसी भी मिडिल क्लास के व्यक्ति का, किसी भी गरीब व्यक्ति का इनकम टैक्स भी वैसे ही माफ कर देंगे क्या जैसे अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया है? और आखिरी सवाल, सबसे अहम सवाल, क्या इतिहास चुनाव आयोग को स्वयंवर आयोग के नाम से याद किया करेगा? धन्यवाद। आपके सवाल। সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব পাৰে। অসমীয়াত আমি এটা প্ৰেছ ৰিলিজ গ্ৰুপত দি দিম আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ জানিব লগা আছে সুধিব পাৰে। क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो इस देश के अंदर बोलने की आज़ादी कथित तौर पर, संवैधानिक तौर पर तो मौजूद है। अभी तो संविधान बदला नहीं है, जैसा उनके सांसद बोलते रहते हैं, तो बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको आज का मौजूदा नक्शा दिखा दिया, ये भाजपा के डर का नक्शा है। इस नक्शे के आधार पर आप तय कर लेंगे और जनता तय कर लेगी कि कितनी सीटें वो देने वाले हैं। ये जनता का देश है साहब, ये जनता का फैसला है। और जो लोग अपने आप से घोषणा कर रहे हैं
शायद उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए होंगे, शायद कोई ऐसा नियंत्रण बनाया होगा जिसके बलबूते पर वो इतनी श्योरिटी से बोलते हैं। वरना तो परीक्षा देते हुए कभी विद्यार्थी बोलता है क्या कि मेरे 100/100 आएंगे? मैंने अभी आपको जो अंतिम प्रश्न पूछा है कि इतिहास चुनाव आयोग को स्वयंवर आयोग के तौर पर याद करेगा क्या, वो इसी बात की ओर इंगित करता है। क्योंकि आज चाहे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता के उल्लंघन की बात हो, नफरत ज़दा भड़काऊ भाषणों की बात हो, चुनाव परसेंटेज, वोटर परसेंटेज बाहर ना आने की बात हो, वोटर की संख्या, मैंने कहा ना भारत के इतिहास में पहली बार है, आज तक नहीं हुआ कि कितने वोटर ने वोट किया। ये संख्या 2019 तक बाहर आया करती थी, आज बाहर नहीं आ रही। चुनाव आयोग के प्रति जो हमारी आस्था है उस पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाने का काम वही संस्था कर रही है। शायद यही बात पूरी जनता सोच रही होगी जब वोटिंग परसेंटेज हम कम होती हुई देख रहे हैं, लेकिन हम बार बार यह अनुरोध कर रहे हैं भारत की जनता से, और जैसा बहुत सारे भाजपा के पूर्व मंत्री और नेता भी बोलते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो उठिए, आज वोट कीजिए, आज ये आपका मौका है, आज चुनाव हो रहा है, कल होना हो।